विशाल भारद्वाज को उनकी शेक्सपियर ट्रियोलॉजी मकबूल, ओमकारा और हैदर के लिए जाना जाता है, पर उन्होंने बहुत बाद में शेक्सपियर के नाटकों को ढंग से जाना। वो मकड़ी फिल्म की रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान किसी ने शेक्सपियर पढ़ने की सलाह दी। विशाल ने मैकबेथ को शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा। उन्हें वो बहुत मसालेदार लगा। इससे पहले वो शेक्सपियर को बोरिंग राइटर समझते थे। प्ले पढ़ने के बाद उन्होंने जापानी फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा की मैकबेथ पर बनी मूवी थ्रोन ऑफ ब्लड देख डाली। तब जाकर उन्हें शेक्सपियर के नाटकों की ताकत का अंदाजा हुआ। उसके बाद विशाल ने उनके प्लेज पर 3 फिल्में बनाई और सबकी सब मास्टरपीस। बॉलीवुड किस्से के इस एपिसोड में हम इन्हीं में से एक फिल्म यानी ओमकारा की मेकिंग से जुड़े कुछ किस्से आपसे साझा करेंगे। आपको बता दें कि ये ओमकारा के किस्सों का फर्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 2000 के आसपास की। उस समय विशाल भारद्वाज की मकड़ी नहीं आई थी। इंडस्ट्री उन्हें एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर ही जानती थी, पर अजय देवगन उनकी डायरेक्शन स्किल से वाकिफ थे। विशाल ने उन्हें एक स्क्रिप्ट सुनाई। अजय फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो गए। फिल्म का नाम था बर्फ। शूट शुरू हुआ। इसके 6 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए। क्योंकि वो थोड़ी एंटी पाकिस्तान फिल्म थी और उस समय भारत पाकिस्तान के संबंधों में सुधार हो रहा था, फिल्म रोक दी गई। उसके बाद अजय ने अपने बैनर तले साल 2005 तक कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की। खैर, बात पड़ी रही। विशाल मकड़ी और मकबूल बना चुके थे। दोनों ही फिल्मों को क्रिटिकली सराहा गया। 5 साल बाद विशाल फिर से अजय के पास एक स्क्रिप्ट लेकर आए। इसमें अजय और करीना लीड रोल में थे। अजय उस फिल्म को प्रोड्यूस करने को भी राजी हो गए। विशाल जब शूट शुरू करना चाहते थे, उस समय एक्टर अजय के पास डेट्स थी, प्रोड्यूसर अजय के पास नहीं थी। संभवतः वो अपने भाई अनिल देवगन की फिल्म ब्लैकमेल में व्यस्त थे। इसलिए उनके प्रोडक्शन का काम देख रहे कुमार मंगत पाठक ने शूट के लिए अगले साल की डेट्स दी। साल 2005 में कुमार मंगत ने, जो अजय के सेक्रेटरी भी थे, प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। ये वही कुमार मंगत हैं जिन्होंने अजय का लगभग पूरा करियर मैनेज किया। बॉलीवुड के मशहूर स्टार सेक्रेटरीज में उनकी गिनती होती है। जब अजय देवगन ने 1996 में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देवगन एंटरटेनमेंट एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड शुरू की, तो उसका सीईओ मंगत को ही बनाया गया। बहरहाल, मुद्दे पर आते हैं। जब मंगत ने एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के तौर पर करियर शुरू करने की ठानी, तो 4-5 निर्देशकों के नाम फाइनल हुए। स्क्रिप्ट सुनी गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब अजय ने उन्हें विशाल के पास भेजा। उनका कहना था, देख लो, विशाल जी के पास टाइम है तो ओथेलो वाली स्क्रिप्ट पर उनके साथ काम कर लो। अगर इस पर नहीं तो किसी और स्क्रिप्ट पर उन्हीं के साथ काम कर लेना। अजय के कहने पर कुमार ने विशाल को कॉल किया। विशाल आए, स्क्रिप्ट सुनाई, मामला सेट हो गया। कुमार को कहानी इतनी पसंद आई कि उसी समय उन्होंने हाँ कर दी। आखिरकार ओथेलो वाली स्क्रिप्ट ही फाइनल हो गई। ये वही स्क्रिप्ट थी जो कुछ समय पहले विशाल अजय के पास लेकर पहुंचे थे। इसका आगे चलकर नाम पड़ा ओमकारा। इस नाम के पीछे भी एक किस्सा है। ऐसा माना जाता है कि ओमकारा नाम ऑडियंस के कहने पर दिया गया था, पर विशाल तो शुरू से ही फिल्म का नाम ओमकारा रखना चाहते थे। प्रोड्यूसर्स अड़े हुए थे कि ओमकारा से एक्शन फिल्म की बू आ रही है और भारत में रोमांटिक मूवीज ज्यादा चलती हैं। तब विशाल 2 और नामों के साथ आए, ओ साथी रे और इसक। ओमकारा समेत तीनों शब्द फिल्म के अलग अलग गानों में सुनने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इश्क के बिगड़े हुए रूप यानी इसक को मूवी के नाम के तौर पर फाइनल किया जा चुका था, पर न जाने क्या हुआ, विशाल कुछ और ही सोच रहे थे। rediff.com ने एक कॉन्टेस्ट कराया। इसमें तीनों नाम दिए गए। सबसे ज्यादा वोट ओमकारा को मिले। बाद में विशाल ने भी इसे ही अपनी फिल्म का टाइटल बनाया। हालांकि सैफ नहीं चाहते थे कि फिल्म का नाम ओमकारा हो, क्योंकि ये अजय को फिल्म का लीड रोल बना देता। वो चाहते थे कि फिल्म का नाम ओ साथी रे रखा जाए। चलिए एक स्टेप पीछे चलते हैं। कुमार और विशाल दोनों खुश थे। कुमार को अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई थी और विशाल को उस पर पैसा लगाने वाला। पर अभी तो बस एक पड़ाव पार हुआ था। अब असल उलझन थी कास्टिंग। कुमार और विशाल अजय के पास गोवा पहुंचे। दोबारा पूरी स्क्रिप्ट उन्हें नरेट की। हालांकि वो ओमकारा के रोल में पहले से ही फाइनल थे। विशाल का मानना था कि इस रोल को इंडस्ट्री में सिर्फ 2 लोग ही कर सकते हैं, अजय देवगन या फिर आशीष विद्यार्थी। अजय की एक कमर्शियल वैल्यू भी थी, इसलिए वही पहली चॉइस थे। विशाल कहते हैं
अजय डार्क एंड लीन है, जो इस रोल की एक प्राइमरी डिमांड थी। साथ ही वो अपनी आंखों से जो जादू करते हैं वो कमाल है। खैर, दूसरे किरदारों के लिए एक्टर्स की खोज होने लगी। काम इतनी तेजी से हुआ कि तकरीबन 20 दिन में कास्ट फाइनल हो चुकी थी। विशाल पहले इरफान खान को केसू के रोल में लेना चाहते थे, पर डेट्स की प्रॉब्लम के चलते ये रोल विवेक ओबरॉय को मिला। विवेक पहले लंगड़ा त्यागी का रोल करना चाहते थे, फिर अजय के कहने पर उन्होंने केसू का किरदार चुना। भाई साहब का रोल नसीर से पहले ओम पुरी और अनुपम खेर के पास पहुंचा। जब बात नहीं बनी तो ये रोल नसीरुद्दीन शाह की झोली में आ गया। हालांकि ये वही नसीर थे जिन्होंने एक बार विशाल से कहा था कि ओथेलो पर फिल्म क्यों बना रहे हो। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ओथेलो शेक्सपियर का सबसे कमजोर प्ले है। गोवा फिल्म फेस्टिवल में जब नसीर और विशाल की मुलाकात हुई, नसीर ने कहा, सुना है तुम ओथेलो पर फिल्म बना रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो इतना बेकार प्ले है, उस पर मूवी बना रहे हो। विशाल ने अपनी स्क्रिप्ट नसीर को थमाई। नसीर ने रात भर पढ़ी, सुबह आकर बोले, इसमें भाई साहब का रोल मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। लंगड़ा त्यागी के किरदार ने सैफ का करियर पलट दिया। वो इससे पहले ज्यादातर चॉकलेट बॉय वाले किरदार किया करते थे, पर लंगड़ा त्यागी ने उन्हें एक समर्थ अभिनेता के तौर पर स्थापित किया। विशाल भारद्वाज ने उनकी आंखों में ये किरदार निभाने की भूख देखी थी। उस समय सैफ अपनी लवर बॉय वाली इमेज तोड़ना चाहते थे। इन सबके बीच एक और शख्स था जो इस रोल के लिए डेस्परेट था, वो थे आमिर खान। दरअसल ओथेलो को अडॉप्ट करने का आइडिया विशाल को आमिर खान ने ही दिया था। वो एक समय पर इसकी स्क्रिप्ट से इतना प्रभावित थे कि इसे को प्रोड्यूस करना चाहते थे, पर मूवी पर लिखा है करने वाले का नाम। विशाल ने NDFC फिल्म बाजार के एक इवेंट में कहा था, मैं और आमिर एक साथ फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, पर कुछ मतभेदों के चलते वो फिल्म 1 साल बाद ठंडे बस्ते में चली गई। उसी दौरान आमिर को विशाल ओथेलो और लंगड़ा त्यागी के बारे में बताया करते थे। आमिर ने इसके अराउंड कुछ करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उनको विशाल का गड़ा किरदार लंगड़ा त्यागी बहुत पसंद आया। उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी होने पर विशाल को अपने पास आने को कहा, पर विशाल कहते हैं, मैं इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाला था, मैं सैफ के पास चला गया। विशाल को इतना तो पता था किसी रोल के लिए आमिर इतना उत्साहित है, मतलब उस रोल में कुछ दम तो है। उन्होंने सैफ का ऑडिशन किया। उन्हें सैफ की आंखों में इस किरदार को करने की आमिर से ज्यादा भूख दिखाई दी। बाकी तो सब इतिहास है। इस रोल ने सैफ को फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। लंगड़ा त्यागी का रोल मनोज बाजपेयी भी करना चाहते थे, पर उनका चेहरा ऐसा नहीं था कि लोग उनके नाम पर फिल्म देखने आए, इसलिए फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मनोज के लिए हामी नहीं भरी। सैफ को लंगड़ा त्यागी के लिए बाल हटाने थे, पर वो इस किरदार के लिए बाल बढ़ाना चाहते थे। उनका मानना था कि बैंडिट क्वीन में निर्मल पांडे के किरदार की तरह उन्हें बाल रखने चाहिए। विशाल और सैफ के बीच उनके बालों को लेकर कई दिनों तक बहस चलती रही, यहाँ तक कि सैफ ने विशाल से बात करना तक बंद कर दिया। ईद के आसपास विशाल ने कहा, ये ईद का दिन है, अल्लाह मियाँ ईद पर की गई कुर्बानी कबूल करते हैं, चलो अल्लाह के नाम पर अपने बालों की कुर्बानी दे दो। पर सैफ मानने को तैयार ही नहीं थे। शूटिंग से एक दिन पहले उन्होंने तमाम मिन्नतों के बाद रात 12 बजे बाल कटाए। बिना बालों वाला लुक काफी पसंद भी किया गया। सैफ को ओमकारा फिल्म की भाषा पकड़ने में भी काफी समय लगा। किरदार की तैयारी के दौरान वो जहां जाते इसकी बोली पर काम करते रहते। उन्हें एक बज़ कट मिला था, वो इससे सुनकर पश्चिमी यूपी की बोली पकड़ने की कोशिश करते। इस दौरान उनका मालदीव्स और इटली जाना हुआ। वो इटली की सड़कों पर जॉगिंग कर रहे थे, हेडफोन में ओमकारा के डायलॉग सुन रहे थे। सैफ कहते हैं, पहली बार मुझे लगा कि मैं एक्टर हूँ। उनके पिता मंसूर अली खान पटौती ने ओमकारा देखकर कहा था, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया तुम क्या बोल रहे थे, पर सबटाइटल्स के सहारे फिल्म अच्छी लगी। आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले पार्ट में। आपके लिए सारे किस्से लिखे हैं हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं अर्शिता, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।